हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और ये वीडियो जो है कि जो बच्चे 2025 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भाई बहन लोग जो है कि जिनका आर्ट्स विषय है और आर्ट्स में जो है उनका हिस्ट्री है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग हिस्ट्री के इतिहास के प्रीवियस ईयर सवाल को हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। और आपको मालूम है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिपीट होते हैं। तो आप एक बार वीडियो को देखिए, आप शुरू से अंत तक आप 5 मिनट 10 मिनट देखिएगा, इसी में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो जो भाई बहन लोग 2025 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, आप मात्र 5 से 10 मिनट वीडियो देखिए। उसके बाद जो है कि आप इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आप निश्चित रूप से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और इसमें हम लोग इस क्लास में जो है कि टोटल आर्ट्स के जितने भी विषय हैं वो सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। और जो है कि इसके साथ साथ हम लोग म्यूजिक की भी तैयारी करने वाले हैं, और म्यूजिक के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी होगी। तो मेरे भाई बहन, इतिहास का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर जो है कि 2018 का है। आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। ये इतिहास का 2018 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लोग। इसके बाद 2019 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22, 23, 24, 25, हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को बिना समय गंवाए जो है कि शुरू करते हैं। और एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, आप 5 मिनट में ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। आइए, हम लोग के सामने जो है कि पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको आंसर लग रहा है तो आंसर दीजिए, और नहीं लग रहा है तो है इसका आंसर जो है कि आपको हम यहाँ से आपको बताएंगे। एक एक सवाल पे जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा ना, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? क्या लौह युग, कांस्य युग, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। और सुनिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। और आपको याद रखना है 1921 में कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने किए थे। आइए, तो लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग सवाल नंबर 4 में चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? क्या दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, या आर.एस. बिष्ट ने? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है कि आर.डी. बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में किया था। और हड़प्पा का खोज 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? तो आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी कब किए थे? 1922 में। चलिए हम लोग सवाल नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है और एक एक सवाल पे हम जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ठीक है, कौटिल्य किसके लेखक हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। अलबरूनी किसके लेखक हैं? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? किताब उल हिंद के लेखक जो है कि अलबरूनी है। लेकिन इस सवाल का आंसर क्या हो गया? मेगास्थनीज हो गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर मेगास्थनीज हो गया। आइए हम लोग अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुप्त वंश में जो है कि क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त वंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन इसलिए कहा जाता है मेरे भाई बहन क्योंकि वो शासक जो है ना, कभी ज़िंदगी में युद्ध हारा ही नहीं था, इसलिए उसको नेपोलियन कहा जाता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर हो गया समुद्रगुप्त। और जानिएगा, कुमार गुप्त के बारे में सुन लीजिएगा। इन्होंने जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? तो कुमार गुप्त किए थे। लेकिन इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आइए हम लोग सवाल नंबर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? आपको मालूम है धम्म की शुरुआत यानी कि बौद्ध धर्म में धम्म की शुरुआत कौन किया था? तो अशोक ने किया था। इस सवाल का आंसर हो गया सी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्य वंश का संस्थापक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। अगर सवाल पूछेगा कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। कनिष्क किस वंश का था? तो कनिष्क जो है कि कुषाण वंश का था। कनिष्क किस वंश का था? तो कनिष्क कुषाण वंश का था। आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 को देखिएगा। 6 हो गया है, 7 हो गया है, 8 नंबर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है, 7 तक हो चुका था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह का। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, महाभारत जीता कौन था? पांडवों ने जीता था। ठीक है, पांडवों ने जीता था युद्ध को। कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर, महाभारत में देखिए सब प्रीवियस ईयर में ये सब पूछा हुआ है। आप देखिएगा, अगर आप 2018 से लेकर के मेरे भाई बहन 2018 से 2024 तक के अगर आप क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होगा। बिल्कुल 50 का 50 सही होगा, एक भी आपका गलती नहीं होगा। और इस चैनल पर आपको टोटल 2018 से 2024 तक हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं आप वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा। महाभारत में गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। आंसर बी हो गया। ठीक है, और दुर्योधन कौन था? तो दुर्योधन जो है कि कौरवों में सबसे बड़ा था। कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? तो दुर्योधन था। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है, 11 नंबर में, कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो मेरे भाई बहन श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है कि जैन धर्म से है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि महायान, अगर आपसे पूछेगा कि महायान और हीनयान का संबंध किस धर्म से है, तो इसका आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछता ना कि महायान और हीनयान का संबंध किस धर्म से है, तो इसका आंसर बौद्ध धर्म हो जाता। लेकिन पूछा है श्वेतांबर और दिगंबर, तो इस सवाल का आंसर हो गया जैन धर्म। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। एक एक सवाल बेहतरीन है मेरे भैया, एक एक सवाल बेहतरीन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 की, एक मिनट आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि चौथी जो बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति वो किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति, ये चौथी बौद्ध संगति जो है कि किसके शासनकाल में हुई थी? इसका ऑप्शन जो है कि ऊपर में दिया है, लेकिन हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर जो है कि इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथी जो बौद्ध संगति है किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और चलिए हम लोग अगले पीडीएफ में बढ़ते हैं। अगला नंबर पीडीएफ, अगले नंबर पीडीएफ को देखिएगा। ये अगले नंबर पीडीएफ को देखिएगा। हम इसमें और भी बहुत सारा चीज़ समझा रहे हैं आपको, इसमें बहुत सारा चीज़ और भी समझने वाला है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 जो था कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के। बौद्ध संगति आप याद रखना मेरे भाई बहन, बौद्ध संगति के बारे में आप बौद्ध संगति के बारे में ध्यान रखना। इसमें चौथा अगर पूछा है तो ये हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। और पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो अगर पहला पूछेगा तो अजातशत्रु, दूसरा पूछेगा तो कालाशोक, तीसरा पूछेगा तो अशोक, और चौथा पूछेगा तो कनिष्क। याद रखिएगा जब चौथा पूछा है तो पहला दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में बढ़ते हैं। दिन ए इलाही का संबंध जो है कि किस धर्म से है? दिन ए इलाही। ठीक है, दिन ए इलाही का संबंध किस धर्म से है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर हो जाएगा। दिन ए इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से है। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं था, और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। और औरंगजेब को किस नाम से जानते हैं? तो आलमगीरनामा। आलमगीरनामा के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आप सभी जानते हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को, कि जजिया जो है किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या जिम्मियों से? देखिए जिम्मी इसका आंसर हो जाएगा। जिम्मी का मतलब होता है गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं हो उसको जिम्मी बोलते हैं, गैर मुसलमान।
तो जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियों से लिया जाता था, यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर PDF। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है और उस पर हम जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ना वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो ज़रूर है कि पसंद आएगा। 18 से 24 आप किसी भी पेपर का जो है कि आप 18 से 24 डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। आपका एक एक समय का जो हम ख्याल रखेंगे, इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं होगा, आपको बस कॉन्सेप्ट और सवाल देखिएगा। किताब उल रहला किस यात्रा का वृत्तांत है? किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रहला, ये सवाल पूछा है कि किताब उल रहला किसका यात्रा का वर्णन किया गया है? इस सवाल का आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था मेरे भाई? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद इसके किताब का नाम है। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, और अब्दुल रज़ाक कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था, ईरान का। ठीक है, अब बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। तो ये सब इतना सारा कॉन्सेप्ट हो गया। आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। देखिए, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा ना, अगर आपका प्रेम सपोर्ट रहता है तो जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड भी लेने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सभी को, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बच्चों में शेयर करिए, और जो है कि फिर हम लोग अगले क्लास में जो है कि और भी बहुत सारे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे लोग। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल में देखते हैं। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुग़ल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो है कि किस मुग़ल सम्राट ने किया था तंबाकू का सेवन? तो इसका आंसर जो है कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि प्रतिबंध किसने लगाया था, अगर आपसे पूछता है कि प्रतिबंध किसने लगाया था, तो प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, अगर आपसे प्रतिबंध पूछेगा तो प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? क्या तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी के साथ, या मोहम्मद बिन कासिम के साथ? 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इस सवाल का आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? तो गजनी के साथ आया था। ठीक है, आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, बेलूर में है, चिदम्बरम में है, या फिर श्रीरंगम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में है। आपको मालूम है कि विजयनगर का जो ही नाम हम्पी है, विजयनगर का ही नाम क्या है? हम्पी है। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि आयंगर व्यवस्था जो है कि आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? मुगल से, विजयनगर से, बहमनी से, या फिर दिल्ली सल्तनत से? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है कि आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, और मेरे भाई बहन याद रखिएगा, विजयनगर का स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का। ये दो भाई जो हैं कि हरिहर और बुक्का ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे, और इनके वंश का नाम था संगम वंश। इनके वंश का नाम क्या था? संगम वंश। इनके वंश का नाम था संगम वंश। ठीक है, और कब किए थे? तो 1336 में। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि कब किए थे, तो 1336 में किए थे। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य का जो है स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था बहमनी साम्राज्य का। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? 21 नंबर सवाल में पूछा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान शासक थे, और इनके वंश का नाम था तुलु वंश। इनके वंश का नाम क्या था? तुलु वंश इनके वंश का नाम था। ठीक है, और इनके किताब का नाम है आमुक्त माल्यद। इनके किताब का नाम क्या है? आमुक्त माल्यद। याद रखिएगा, इनके किताब का नाम है आमुक्त माल्यद। ये तेलुगु भाषा में है। कौन से भाषा में है? तो तेलुगु भाषा में है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सवाल पूछा है 22 नंबर में कि कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, या फिर शंकराचार्य के? इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे।
आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 23 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखना है। अच्छा 23 इसमें है, 1 मिनट रुक जाइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उत्तर भारत में, अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पे सवाल है, नीचे सवाल है, उत्तर भारत में 23 नंबर क्वेश्चन को, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इस सवाल का आंसर जो है कि अगले ऑप्शन में मिलेगा कि उत्तर भारत में जो है कि उत्तर भारत में किसने जो है कि भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। उत्तर भारत में किसने भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो रामानंद ने किया था। आंसर हो गया ए। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकितन या डोमिंगोस पेइस। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कोंटी। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो निकोलो कोंटी था, निकोलो कोंटी था। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। बीजक में किसके उपदेश संकलित हैं। ये जो बीजक है इसमें किसके उपदेश संग्रहित हैं। किसका उपदेश, बीजक में किसका उपदेश दिया है। तो कबीर का उपदेश दिया है। आंसर ये हो गया। बीजक में किसका उपदेश है। तो कबीर का उपदेश है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध किस सूफी से है। आंसर हो जाएगा चिश्ती। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा, इन निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। अगर आपसे दरगाह पूछता है तो दरगाह इनका कहाँ है। तो दिल्ली में है। इनका दरगाह कहाँ है। तो दिल्ली में है। और किस सूफी से जुड़े हैं। तो चिश्ती सूफी से जुड़े हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में बढ़ते हैं। 27 नंबर, तहकीक हिंद जो है ना किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। अल-बरूनी का, अब्दुल रज़ाक का, फाहियान का या मार्को पोलो का। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। देखिए आप याद रखिएगा, तहकीक हिंद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसी का नाम है किताबुल हिंद। इसी का एक और नाम क्या है। किताब उल हिंद। इसी का एक और नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। अगर पूछे कि अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था। तो अल-बरूनी याद रखिएगा कि कहाँ का, उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था। तो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम। इस सवाल का आंसर हो जाएगा राजदूत। मेगास्थनीज क्या था। तो राजदूत था। वो कहाँ का राजदूत था। तो यूनान का राजदूत था। कहाँ का था। तो यूनान का राजदूत था। ठीक है, किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आया समझ में। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप याद रखिएगा, इसमें एक और नाम याद रखिएगा, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड बेलेजली का नाम याद रखिएगा, किस नाम से ये फेमस है। लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखिएगा, इसने बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किया था। कब किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड रिपन का याद रखिएगा, 1881 का जनगणना लॉर्ड रिपन ने कराया था। जनगणना, ठीक है, 1881 का जनगणना कौन कराया था। तो लॉर्ड रिपन ने कराया था। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन थे। क्या पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे या फिर फ्रांसीसी थे। तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो पुर्तगाली थे। इस सवाल का हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर पीडीएफ, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखना है 30 हो गया है, 31 को देखना है। 31 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो 1773 में किया गया था। देखिए 1773 में ये पारित किया गया था और 1774 में वो स्थापित हो गया था। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1773। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 में।
पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में, याद रखिएगा। और पुर्तगाली का उसमें शासक कौन था? उस व्यक्ति का नाम था डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क उसका नाम था, डी अल्बुकर्क नाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1510। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है कि कब हुआ था? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1855 में। और इसका नेता कौन था? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह का जो नेता था उसका नाम था सिंधु और कान्हू। ये दो भाई थे लोग, सिंधु कान्हू। ये संथाल विद्रोह का नेता था लोग, सिंधु और कान्हू। 1855 याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। दामिन ई कोह क्या है? दामिन ई कोह भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दामिन ई कोह जो है कि भूभाग है, आंसर ये हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, दामिन ई कोह क्या है? तो जमीन का भूभाग है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से जो है कि बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो कानपुर से नाना साहब ने किया था, कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो बिहार आएगा, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह, या फिर जगदीशपुर से भी आएगा नाम। अगर आपको जगदीशपुर भी आता है तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर। अगर आपसे पूछता है कि पटना से कौन किया था? पटना से, तो याद रखना मेरे भाई बहन, पटना से पीर अली किया था। पटना से कौन किया था? पीर अली, ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, अच्छे से सुनिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब ये विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 36 नंबर क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानिएगा। अगर आपसे पूछे कि हड़प नीति का जन्मदाता कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आया है, व्यापगत का सिद्धांत। हम लोग इसी को बोलते हैं हड़प नीति। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? हड़प नीति। अंग्रेजी में कहते हैं लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प नीति का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। व्यापगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 हो गया, 37 अभी बाकी है। 37 व्यापगत का सिद्धांत हो गया, अब 38 में। अच्छा 38 में देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अड़तीस नंबर क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ चला जा रहा है ये? आइए 38 नंबर क्वेश्चन में कुछ इशू आ गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल्स, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नौ गॉथिक शैली। आंसर बी हो जाएगा, नौ गॉथिक शैली। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में विक्टोरियन गॉथिक भी आता है तो वो सही है। विक्टोरियन अगर गॉथिक आता है तो वो भी सही है, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस की किस शैली की इमारत है? तो नौ गॉथिक शैली हो जाएगा। ये विक्टोरिया टर्मिनस है ना, आज का हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है, आज जो है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टर्मिनल है, इसी को हम लोग कहते हैं विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का जो है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है? 1911 में हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सा दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्न में कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? दांडी मार्च से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो जो है कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था।
अगर आपसे पूछे कि दांडी यात्रा कब से हुआ था तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। दांडी यात्रा कब से? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, और दांडी यात्रा तो आपको मालूम है कि 1930 में हुआ था। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और 1930 में क्या हुआ था? दांडी यात्रा हुआ था। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था साइमन कमीशन। ठीक है, आइए अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसका नाम है। ठीक है, रॉलेट एक्ट का मालूम है, रॉलेट एक्ट आया था 13 अप्रैल। रॉलेट एक्ट जो है कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 में आया था। अब मार्ले मिंटो आया था, मार्ले मिंटो 1909 में आया था। मार्ले मिंटो कब आया था? 1909 में आया था। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन उस समय 2018 में पूछा हुआ था, तो हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 में। इसमें जो है कि दोषी कौन था? उसका नाम था जनरल डायर। उसमें दोषी कौन था? तो जनरल डायर था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। और कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली भारतीय महिला, अगर पहली भारतीय कहेगा ना, पहली भारतीय कहेगा तब नाम हो जाएगा सरोजनी नायडू का। अगर आपसे पूछे पहली भारतीय तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, ये पहली राजदूत थी, ये भारत की पहली राजदूत थी, भारत की पहली राजदूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और आज का अंतिम सवाल है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो है इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और फिर हम लोग जो है कि पूरे प्रीवियस ईयर को हम लोग पढ़ेंगे लोग। आप कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको वीडियो में कमेंट करके आंसर देना है, कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।